हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर के पार्ट्स को। अब क्या है फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर के पार्ट्स को पढ़ना उस तरह से उतना ही ज़रूरी है जिस तरीके से आप समझ लीजिए कि एक बस बनाने के लिए हर एक सीट को जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के पार्ट्स को जानने में रुचि इसलिए भी आप लोगों का होना चाहिए क्योंकि जब तक आप ट्रांसफार्मर के पार्ट्स को नहीं समझेंगे तो आप ये इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर है क्या। क्योंकि अगर मैं एक ट्रांसफार्मर लेता हूँ और आपको ये बोलूँ कि यहाँ पे बुशिंग लगा हुआ है, यहाँ पे कंजर्वेटर है, ये बकोल्ज रिले है, ठीक है, तो शायद आप कुछ देर के लिए ये समझ लेंगे कि अच्छा ओके ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए आप ये नहीं सोच सकते कि क्यों है, क्योंकि आपके पास ये आंसर नहीं है कि अगर ट्रांसफार्मर में बुशिंग लगा है तो क्यों लगा है और बुशिंग का क्या रोल है। क्योंकि आपने ये देख लिया कि हाँ ट्रांसफार्मर में बुशिंग होता है, लेकिन क्यों होता है ये आपको पता नहीं है फ्रेंड्स। इसीलिए हम पहले ट्रांसफार्मर के ईच एंड एवरी पार्ट्स को पढ़ेंगे, उसका क्या अहम योगदान है ट्रांसफार्मर के स्टेबिलिटी, ट्रांसफार्मर के लाइफ, ट्रांसफार्मर के डिज़ाइन पे, तभी हम जाके ट्रांसफार्मर के उच्च गुणवत्ता की कामना कर सकते हैं या हम सोच सकते हैं कि हाँ हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो परफेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रांसफार्मर का पार्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रांसफार्मर का पार्ट्स में क्या है कि पहला पार्ट जो आता है वो आता है कोर। ठीक है, दूसरा पार्ट्स आता है वाइंडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा पार्ट आता है इंसुलेशन। चौथा पार्ट आता है बुशिंग। पांचवा पार्ट आपका आता है टैप चेंजर। ओके, छठा पार्ट आपका क्या आता है टर्मिनल्स। सातवां पार्ट आपका आता है कूलिंग ट्यूब, जिससे आप ट्रांसफार्मर को कूल करते हैं फ्रेंड्स। आठवां आपका क्या आता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर मैन टैंक। ठीक है, मैन टैंक। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि हम सीक्वेंस वाइज लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, किसी का सीक्वेंस कोई इधर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, 9 नंबर अगर आप बात करते हैं तो आता है ब्रीदर। ठीक है, 10 नंबर पे क्या आता है आपका एक्सप्लोजन वेंट। ठीक है, आपका 11 नंबर पे आता है बकोल्ज रिले। ठीक है, बकोल्ज रिले। आपके 12 नंबर पे आता है ऑयल टैंक। ठीक है, आपका 13वां नंबर पे आता है वाइंडिंग टैप फॉर OLTC। ठीक है, आपका 14th नंबर पे आता है, ठीक है, ब्रीदर में जैसे कि कन्वेंशनल हुआ या फिर ऑयल हुआ, ऑयल। 15 नंबर पे आता है आपका जो एसोसिएटेड पार्ट्स हैं ट्रांसफार्मर के, जैसे कि अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, MV बॉक्स, ठीक है, मार्शलिंग बॉक्स, आपका DGA डिजॉल्व गैस एनालिसिस, ठीक है, FODS, ठीक है, ETC। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे पास अभी हमने जो यहाँ पे लिखा, अब आप समझेंगे कि आपने तो ये 15 नंबर लिख दिया, ठीक है, हमें क्या पता। तो फ्रेंड्स हम इसी 15 के इर्द गिर्द घूमेंगे ताकि हम ट्रांसफार्मर के एकदम बॉटम से लेके एकदम से नेक तक हम जा सकें और हर एक चीज़ को हम समझ सकें फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के टैंक का। ठीक है, तो अगर सबसे पहला पार्ट देखा जाए ट्रांसफार्मर का फ्रेंड्स,
तो ट्रांसफार्मर का पहला पार्ट क्या आता है फ्रेंड्स, टैंक। ठीक है, मेन टैंक। हम बात करते हैं मेन टैंक का। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेन टैंक क्या होता है, अगर हम इसको परिभाषा में भी समझें तो इट इज द आउटर लेयर दैट होल्ड द internal part of complete transformer। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए मैंने क्या लिखा, इट इज़ द आउटर लेयर दैट होल्ड द इंटरनल पार्ट ऑफ द कंप्लीट ट्रांसफार्मर। मतलब ये वो ढांचा है जो ट्रांसफार्मर के सारे इंटरनल पार्ट को एक दूसरे से बांध के और इसके अंदर असेंबल रहता है। ठीक है, अब समझिए, अगर हम एक इमेज इसमें आपको दिखाएं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी इसमें आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम एक इमेज आपको यहाँ पे अटैच करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए क्या है, ठीक है। अब समझिए आप मैं क्या इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, अब समझिए कि देखिए मैंने ये दो पिक्चर आपको यहाँ पे लगाया है। ठीक है, अब देखिए अगर आप ऐसे नॉर्मल अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स तो क्या है, आपको क्या दिख रहा है कि ये एक कंप्लीट ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये एक कंप्लीट ट्रांसफार्मर है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके बुशिंग है, ये बुशिंग है, ये एलवी बुशिंग है, ये एचवी बुशिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, ये और कुछ पार्ट है, ये कुछ और पार्ट है। ठीक है, ये कुछ और पार्ट है, ये कुछ और पार्ट है। अब समझिए आप कि अगर आप इसको हमारे परिभाषा से जोड़ते हैं तो मैंने क्या लिखा है, इट इज़ द आउटर लेयर दैट होल्ड द इंटरनल पार्ट ऑफ द कंप्लीट ट्रांसफार्मर। मतलब कि ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी ये देखिए ये वो लेयर है, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो आउटर लेयर है जो कंप्लीट होल्ड कर रहा है ट्रांसफार्मर के इंटरनल पार्ट को, दैट पार्ट इज कॉल्ड मेन टैंक। अब इसको अगर इधर समझें तो देखिए यही वो एरिया है। कहने का मतलब है ये वो ढांचा है। देखिए ये बाहर के सारे ढांचे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये बाहर के टैंक बने हुए हैं। अब क्या है, ये जो आपको होल दिख रहा है, ठीक है, अब इसी के अंदर हम ट्रांसफार्मर के हर एक पार्ट को जैसे वाइंडिंग, कोर, ठीक है, बुशिंग्स जो भी हैं इसमें पुट करेंगे और ट्रांसफार्मर को हम असेंबल करेंगे। करेक्ट है फ्रेंड्स, अब समझिए, अब मुद्दे की बात मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब समझिए, अब हमें ये नहीं पता है कि ट्रांसफार्मर बाहर रखेंगे कि अंदर रखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम टैंक की बात करते हैं तो आप ये समझिए कि अब देखिए मान लीजिए किसी आदमी ने इस ऐसे ट्रांसफार्मर को, मान लीजिए ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये मैंने मान लीजिए बुशिंग बना दिया, ये बुशिंग बना दी, ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझिए अगर इस ट्रांसफार्मर को हम ओपन स्काई में रखते हैं, ठीक है, ओपन स्काई में रखते हैं, तो अब क्या होगा फ्रेंड्स बताइए मुझे। जैसे देखिए अब क्या होगा कि इसके ऊपर बादल पड़ेंगे। ठीक है, बादल आएंगे, मॉइस्चर आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स आने से क्या होंगे, ये जो आपका ये जो पार्ट हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा फ्रेंड तो क्या होगा, आपका रस्टिंग होगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स आपके पास में ऐड हुए तो क्या होगा, रस्टिंग होगा। ठीक है, तो हम अब बोलेंगे कि आप यहाँ पे क्या सीक्वेंस है, तो यहाँ पे सीक्वेंस ये है फ्रेंड कि जब तक आपने ये तो समझ लिया कि मेन टैंक क्या होता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेन टैंक को मुझे बनाना किससे है। क्यों, क्योंकि हमें ऐसे मटेरियल्स पकड़ने होते हैं या कंसीडर करने होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स या रस्टिंग से थोड़ा कम, मतलब रस्टिंग उस पर हो। दूसरा आपका सबसे एक इम्पोर्टेंट हिस्सा और क्या है इसमें
कि मान लीजिए आपने ट्रांसफार्मर को असेंबल कर दिया, ठीक है। जैसे आप असेंबल करेंगे तो क्या होगा, इस एरिया में प्रेशर डेवलप होगा, तो ये क्या होता है, टैंक फटने का डर रहता है, ठीक है। तो हम ऐसे मटेरियल को यूज करेंगे जो क्या चीज़ हो, प्रेशर सस्टेन करे, और दूसरा क्या है, रस्टिंग से स्लो रस्टिंग हो, ठीक है, बहुत बहुत कम रस्टिंग हो। क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल लाइफ स्पान की बात करते हैं फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर का, तो क्या होता है, एक नॉर्मल एवरेज ट्रांसफार्मर का जो लाइफ होता है ना, एवरेज लाइफ ऑफ TR मतलब ट्रांसफार्मर, तो वो क्या होता है, 25 ईयर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब समझिए, तो आप अब ये सोचिए कि कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है मेन टैंक, क्योंकि आप किसी किताब में या ये कहीं नहीं बोलता है कि ट्रांसफार्मर का लाइफ कितना है। क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री से हैं, इंडस्ट्री का हमें सिस्टम, हम इन्वॉल्व हैं, हम इंटरेक्शन में हैं, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि एक लाइफ क्या होता है ट्रांसफार्मर का, 25 साल होता है। अब फ्रेंड्स दिक्कत क्या है कि जब आप ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं या ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन कर रहे हैं या ट्रांसफार्मर को इंडस्ट्री में लगा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रांसफार्मर का लाइफ कितना है। तो जैसे मैंने बताया कि एक एवरेज ट्रांसफार्मर का लाइफ कितना होता है, 25 साल होता है फ्रेंड्स। तो हम जब मेन टैंक का चयन करेंगे या मेन टैंक को हम डिसाइड करेंगे, तो उस समय मुझे फ्रेंड्स ये दो बातें ध्यान में रखना है कि आपका क्या है, रस्टिंग कम होना चाहिए और उस प्रेशर को सस्टेन कर सके, ताकि हम वह 25 साल तक हम उसको लेके जा सकें, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स अब बात आती है कि ट्रांसफार्मर के मटेरियल, कौन सा मटेरियल से हम वो टैंक को बनाएं जो इस दोनों प्रॉपर्टी को या इस दोनों चीज़ को हमें मैनेज कर सके और ट्रांसफार्मर के हेल्दी लाइफ में योगदान दे सके फ्रेंड्स। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं अवेलेबल जो कि इस तरह के दोनों चीज़ों को सस्टेन कर सकता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम जो ट्रांसफार्मर, ठीक है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर मेन टैंक, ठीक है, मेन टैंक, ठीक है। तो अगर ट्रांसफार्मर मेन टैंक की बात करते हैं फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर मेन टैंक, ठीक है, तो इसमें जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं वो मटेरियल क्या यूज करते हैं, माइल्ड स्टील, इसी को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, लो कार्बन स्टील, ठीक है। और क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेनलेस स्टील। अब फ्रेंड बोलेगा कि भाई माइल्ड कार्बन और स्टेनलेस स्टील ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, वाई नॉट आयरन। समझ में आ रहा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं उसको समझ में आता है कि वाई नॉट आयरन, ठीक है सब फ्रेंड्स। तो वाई नॉट आयरन, तो कहने का मतलब है आप बनाइए, कोई इशू नहीं है टैंक में। मान लीजिए आपने क्या किया, एक टैंक बनाया ट्रांसफार्मर से, ठीक है। अब ये टैंक बना दिया, अब क्या करेंगे आप, मान लीजिए आपने इसमें आयरन का बना दिया, ठीक है। मान लीजिए ये टैंक अभी आयरन का बना है, तो क्या होगा, 25 साल आपने डिसाइड किया है, 25 ईयर ट्रांसफार्मर का लाइफ। तो जैसे आप इसको ओपन एयर में रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इस पर वाटर मॉलिक्यूल्स जमा हो जाएंगे, ठीक है, रेन होगा, स्टॉर्म होगा, तो ये क्या होगा, हार्डली मतलब लेस देन 10 ईयर में आपका रस्टिंग होके टैंक क्या होगा, फट जाएगा, ठीक है, ब्लास्ट टैंक, ठीक है। तो ये चीज़ ना हो, इसीलिए हम अवॉइड करते हैं और एक प्रॉपर ट्रांसफार्मर डिज़ाइन में हम योगदान देते हैं कि भाई आप ट्रांसफार्मर के टैंक को माइल्ड स्टील से बनाइए या स्टेनलेस स्टील से, ताकि इसमें रस्टिंग ना हो और इसको ज़्यादा आपका ये प्रेशर को झेल सके फ्रेंड्स। तो
यही योगदान है और यही मेजर रोल प्ले करता है ट्रांसफार्मर के मेन टैंक। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं मेन टैंक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अनदर पार्ट्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।